नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्बिशन इंस्टीट्यूट की नई क्लास में। आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें एक टॉपिक से ही 50 प्रश्न करवाए जाएंगे। तो अगर आप मिक्स वाली सीरीज चाहते हो तो मिक्स वाली सीरीज हफ्ते में एक बार आपको वो भी मिला करेगी। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते कहलाती है। वर्णमाला में वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं हो सकते, वह होती है वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं कुल माला में? कुल वर्ण है 44। तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 44। लेकिन कुल वर्णों की संख्या हो जाती है यहाँ 52। 52 क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें जो विसर्ग, अनुस्वार, अयोगवाह, जो जितने भी संयुक्त वर्ण भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो वह संख्या पहुंच जाती है 52। जैसे हम हिंदी में जितने भी हम अक्षर पढ़ते हैं वो कुल 52 है, बाकी वर्णों की संख्या 44 है। अगला प्रश्न है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्शी व्यंजन हम जैसे कि हम पढ़ते हैं, क जो है वो कंठ वाले हैं, तालु वाले हैं, मूर्धा वाले हैं, जो होठ वाले हैं या दांतों वाले हैं। तो जो वर्ण है वो जो स्पर्श करते हुए ध्वनित होते हैं उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं और उनकी संख्या है 5-5 के वर्ग में कुल 25 उनकी संख्या होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि 5-5 के वर्ग में है और 5 वर्ग हैं, तो कुल 5 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। तो हम जैसे हमने पढ़ा कि व्यंजनों की संख्या है 33 और स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। तो ये कुल होकर 44 हो जाते हैं, लेकिन केवल व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे कहते हैं। तो वह हो जाएगा स्वर, कि स्वर का उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो न तो स्वर है और न व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो न तो स्वर है और न व्यंजन होता है उसको कहते हैं अयोगवाह, जिसका योग किसी में नहीं होता है। तो अगला प्रश्न है कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अम और अह, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अयोगवाह हैं तो कौन कौन से हैं? जैसा हमने पहले पढ़ा है कि विसर्ग और अनुस्वार। अगला प्रश्न है कि ए ऐ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये किस प्रकार के वर्ण हैं? ए और ऐ ये हैं कंठ और तालु से बोले जाने वाले। कौन से हो जाएंगे? कंठ तालु से। अगला प्रश्न है, ओ औ ये किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये हो जाएंगे कंठोष्ठ वर्ण। कंठ और ओष्ठ यानी कि होठ को हम वृत्ताकार करके इनको बोलते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? कंठोष्ठ वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से अग्र स्वर हैं जो आगे से बोले जाते हैं। तो अग्र स्वर कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? ई और री, जिसको हम होठ को या ध्वनि को आगे करके बोलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अग्र स्वर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ई और री। अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार स्वर नहीं है। तो अब यहाँ देखना है कि हमको बोलने में, ध्वनि को उच्चारित करने में होठ को या हमारी जीभ को वृत्त के आकार का नहीं करना पड़े, ऐसा स्वर कौन सा है? तो उ, अ, उ, ओ। तो इसमें हमको स्पष्ट दिख रहा है कि अ जो है हमारा वो वृत्ताकार स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो जीवा के आधार पर स्वरों के भेद हो जाएंगे 3।
कितने हो जाएंगे? 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है जो तालु से नहीं बोली जाती, वह कौन सी हो जाएगी? य और र। यह जो ध्वनि है ये तालु से नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्चारण सही नहीं है। एक तरफ वर्ण दिए हैं, दूसरे तरफ उनका उच्चारण दिया है कि कौन सा सही नहीं है। क और ख कंठ के हैं, य और व अंतस्थ हैं, प और फ होठ से बोले जाते हैं, सही है। लेकिन गलत कौन सा है? अ आ, ये तालु से नहीं बोले जाते हैं और इनकी सरल प्रभाव में इनकी ध्वनि उच्चारित होती है, यानी कि ये स्वर हैं, इसलिए इन कैटेगरी में ये नहीं आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है, तो घोष वर्ण कौन सा नहीं होगा? क ख ब भ ग घ और सभी में, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा घोष वर्ण? क और ख ये दोनों घोष वर्ण नहीं है, बाकी ब भ ग घ ये सभी घोष वर्ण है। ये कौन से हैं? सघोष। इसका सही उत्तर होगा अ ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, तो अघोष कौन सा नहीं है? तो उसका उत्तर आ जाएगा क ख च छ प स द ध। इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से वह जो नहीं है अघोष वो है द और ध। ये अघोष नहीं है, जबकि ये क्या है? सघोष है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो अघोष और एक सघोष। जिसको केवल घोष बोला जाता है वो अघोष ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? क ग ख ध प ब अ आ, तो अल्प प्राण कौन सी नहीं है उसका प्रश्न है। तो यहाँ पर ख और ध ये कौन सी है? महाप्राण, जिसको बोलने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण कहते हैं, और जिसमें कम होती है उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो ये बाकी सब अल्प प्राण है, जबकि ख और ध नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाप्राण ध्वनि, तो इसका उत्तर ई च ज प ब श स। तो महाप्राण ध्वनि है कौन सी इसमें? श और स। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर होते हैं, क्या होते हैं स्वर? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अल्प प्राण और घोष। तो इसमें से उत्तर हमारा क्या आएगा? तो जो स्वर होते हैं वो अल्प प्राण भी होते हैं और घोष भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा जो होगा वो डी होगा, कि अल्प प्राण और घोष दोनों होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? तो विश्लेषण का अर्थ है यहाँ कि जो ये संयुक्त व्यंजन दिए हैं, इन संयुक्त व्यंजन को बनने में कौन कौन से वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, कि यह सही दिया है या इनमें से कोई एक गलत है। तो सही नहीं है मतलब एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो हम देखते हैं कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो क्ष जो बना है वो क और श से बना है, ये सही है। त्र जो बना है वो त और र से बनता है, बिल्कुल सही है। ज्ञ जो बनता है, जिसको हम ज्ञ पढ़ते हैं, वास्तव में हम ज्ञ गलत उच्चारण करते हैं, वास्तव में उच्चारण जो होता है वो ज्ञ होता है। तो ज और य से मिलकर बनता है, और श्र जो होता है वह श और र से मिलकर बनता है। तो इसका जो उत्तर आएगा ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है आधा श और र, तो ये जो हमारा है ये गलत हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। जो सबसे छोटी इकाई है जिसका अर्थ निकलता हो, तो हम वर्ण से कोई अर्थ नहीं निकलता, स्वर का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, और वाक्य एक बड़ा लाइन हो जाएगी। तो वाक्य में बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन अर्थ शब्द से भी निकलता है, इसलिए सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुस्वार और विसर्गों को क्या कहते हैं। इसके हमने पहले प्रश्न किए हैं, स्वर, वर्ण, अयोगवाह या शब्द। तो इसका उत्तर है सी, अयोगवाह। अगला प्रश्न है, नासिक के व्यंजन नहीं है। नासिक की यानी कि जो नाक से नहीं बोला जाए, य, ण, म, य। तो ण, य,
ण, म और ये तीनों तो नाक से बोले जाते हैं। हम बोलने में आप एक बार उच्चारण करके देखिए कि आपको नाक से इनकी ध्वनि उच्चारित होगी, लेकिन यह जो है वो नाक से नहीं बोला जाता। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, य। अगला प्रश्न है, संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन जो बोलने में संघर्ष हो, जिसको संघर्ष करना पड़े हमको बोलने में, तो संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ नहीं, क, ख, ग, घ क्या ये है? क्या श, स, स, ह या य, र, ल, व? तो बाकी जो तीन हैं वो संघर्षी व्यंजन ना हो करके सरल व्यंजन है, कोई कंठ से बोला जाने वाला है, ये सीधे मुंह से प्रवाहित हो जाते हैं। लेकिन श, श, स और ह ये चारों संघर्षी व्यंजन इनको कहते हैं, क्योंकि बोलने में हमारी जीभ में घर्षण ज्यादा होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न है, प्रकंपित व्यंजन है जिनको बोलने में कंपन हो। तो ल, ड़, र और अ। तो आपका उत्तर वैसे आ गया होगा कि किसको बोलने में प्रकंपन होता है, र। तो र हमारा प्रकंपित व्यंजन है। फिर अगला प्रश्न है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त यानी कि ड, ढ क्या ड, ढ है? ल, र, ड़, ढ या कोई नहीं? तो इसमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा उत्तर है कि उत्क्षिप्त यानी कि जिनमें जो नीचे बिंदी आप देख रहे हो इनको उत्क्षिप्त व्यंजन ही, ये दो ही आते हैं, ड़ और ड। इन जिनके नीचे बिंदु लगती है उनको उत्क्षिप्त कहते हैं। तो ये दो बिंदु इन्हीं के नीचे आती है, तो ये दोनों है। और भी उत्क्षिप्त व्यंजन है जो हम कभी जब विस्तार से कक्षा लेंगे तो उसमें हमको आपको पढ़ाएंगे। फिर आते हैं अर्ध स्वर हैं। आधा स्वर कौन सा है? तो अब हम देखेंगे कि अर्ध स्वर कौन सा है। तो यहाँ अ, आ ये तो पूर्ण स्वर है भैया। क, ख ये व्यंजन है, कोई नहीं उसका उत्तर हो सकता है। लेकिन य और व इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि इनकी जो उच्चारित ध्वनि है वह स्वर जैसी ही लगती है, लेकिन ये स्वर ना होकर के व्यंजन है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन है। अब पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? र, ल, क और य। तो पार्श्विक व्यंजन की जब बात करते हैं तो उसका सही उत्तर आता है बी, ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? जो अरबी और फारसी की नहीं है। तो आपको एक और बात बताते हैं कि अरबी फारसी में जब हम लिखते हैं तो जो नीचे आप बिंदु देख रहे हो, जो पीछे हम ड़ में जो बिंदु देखी बिल्कुल नीचे आती है, और इसमें थोड़ी सी तिरछी नीचे रहती है किंतु तिरछी लगाई जाती है। तो ये क, ख में लगाई हुई है, बी, क, फ, ग, ज में है, लेकिन सी वाला जो उत्तर है अ, ल इसमें नहीं है। तो ये अरबी फारसी की ध्वनि ना हो करके हिंदी या संस्कृत की ध्वनि है। अगला प्रश्न है, ह वर्ण का उच्चारण स्थल है। तो इसका अर्थ है कि ह कहाँ से बोला जाता है? तो तालव्य से, स्वर यंत्र से, कंठ से और कोई नहीं। तो ये जो हमारा स्वर यंत्र यानी कि इसको काग कहते हैं, या हम जो जीभ के ऊपर रहता है वहां से ह बोला जाता है, इसलिए इसको बी उत्तर सही हो जाएगा, स्वर यंत्र से। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? वह ध्वनियां जो मूर्धा से बोली जाती हैं। तो प, फ, ब, भ ये कौन सी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी ये ओष्ठ ध्वनि। च, छ, ज, झ क्या ये है? तो ये हो जाएगी हमारी तालु वाली ध्वनि। त, थ, द, ध, न ये हो जाएगी हमारी दंत वाली ध्वनि। जबकि ट, ठ, ड, ढ ये जो है ये मूर्धा से बोली जाती है, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी? मूर्धन्य ध्वनि। तो हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मुख्य या मूल स्वर कितने हैं? तो हम मूल स्वरों की बात करते हैं जब, तो वो कितने हैं? केवल 4 हैं। अब 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और ए। या ए को भी कभी कभी नहीं गिना जाता है। तो मूल 4 स्वर कौन कौन से गिने जाते हैं? अ, ई,
ऊ और री, ये जो चार स्वर हैं इनको ही मूल स्वर गिना जाता है। 37वां प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ठ, ठ, ट और फ। तो देखो फ तो अंतिम लाइन में आता है तो हो नहीं सकता। ट और ठ क्या ये है? तो ट हो सकता है या ठ हो सकता है, क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ट। ट क्यों हो जाएगा? क की वर्ग के 5 वर्ण, च के वर्ग के 5 वर्ण 10 और उसके बाद में आता है ट वर्ग, तो ट हो जाएगा हमारा 11वां व्यंजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी क्या स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या ध्वनि है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अक्षर। स्वर, व्यंजन और ध्वनि ये इन्हीं के भेद हैं वर्णों के, लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण। वर्ण के बाद में क्या आता है? वर्ण के बाद में आता है शब्द। शब्द के बाद में आता है वाक्य। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तालव्य व्यंजन है, तो जो तालु से बोले जाते हैं वो व्यंजन कौन से हो जाएंगे? ट ठ ड ढ, च छ ज झ, त थ द ध, प फ ब भ। तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा च छ ज झ। ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। ट ठ ड ढ कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। त थ द ध बोले जाते हैं दंत से और ये ओष्ठ से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? च छ ज झ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है, तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा हमारा 11। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, कुल 44 होते हैं। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। तो अपना जिनको हम किसको कहते हैं अनुस्वार? तो अनुस्वार होती है जो स्वर के बाद में आती है तुरंत। तो स्वर के बाद में क्या आती है? अम। ये जो ध्वनि है ये होती है अनुस्वार। उसके बाद में आता है विसर्ग। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, जो होठ से नहीं बोला जाता, वह कौन सा है? उ, व, उ या प? प बोला जाता है, उ बोला जाता है, उ बोला जाता है। केवल व जो है वह होठ से नहीं बोला जाता। अगला प्रश्न है, तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसमें क, ग, ख, च, ज, य, त, थ, न, ट, ठ, ण। तो इसमें से कौन सा है? तो क, ग, ख में ख महाप्राण है, त, थ, न में थ महाप्राण है, ट, ठ, ण में ठ महाप्राण है। तो केवल एक बचता है ब, जो कि हमारा सही उत्तर। अगला है, ग किसके योग से बना है? तो ज और ग के योग से नहीं बना है। ज और अ, ग, य और ज और य। तो हम जो ज्ञान पढ़ते हैं तो जो उसके हिसाब से तो ग और य होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ज और य के योग से बनता है। तो आज से हम एक सुधार करेंगे कि ग को ज्ञ न पढ़ के ज्य पढ़ेंगे। तो इसका सही अर्थ उत्तर क्या होगा? ज और य। इसका सही उच्चारण भी होता है ज्ञान या ज, जो हमको सुधार करना है। अगला है, तो अब हमको यहाँ देखना है कि सघोष व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा क, ख, य, र, त, थ या प, फ। तो इसमें सघोष कौन सा है? य और र। बाकी कौन से हैं? अघोष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? श, स, र और ल, ट और ढ, व और स। तो इसका हमको उत्तर देखना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा यहाँ? र और ल। अंतस्थ व्यंजन हम जब पढ़ते हैं तो हम कौन कौन से हैं? 4, य, र, ल और व। ये चारों कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं
किस क्रमांक में स्पर्शी व्यंजन नहीं है? तो श और ह, ख और ग, त और थ, द और ध। तो प्रश्न हमारा है कि स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन देख लेते हैं कहाँ नहीं है। तो ख और ग भी स्पर्शी व्यंजन है जो क वर्ग में आता है। त और थ ये भी स्पर्शी व्यंजन है जो दंत की उसमें आता है वर्ग में। और द और ध जो आते हैं ये भी दंत के स्पर्शी व्यंजन के वर्ग में आते हैं। केवल श और ह है जो स्पर्शी व्यंजन नहीं है। ये किस वर्ग में आते हैं? तो ये वर्ग आते हैं संघर्षी व्यंजन है, ना कि स्पर्शी व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प और फ का देख रहे हैं कंठ। क्या कंठ है? तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा? देखो कंठ वाला जो है वो क वर्ग है, तालव्य वाला जो है वो च वर्ग है, ओष्ठ वाला है दंत वाला है जो वो त वर्ग है, और ओष्ठ वाला जो है वो प वर्ग है। और प और फ दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ओष्ठ वाला जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष तो य र, व ह, ड ण और स। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा श और स। ये दोनों कौन से हैं? अघोष व्यंजन है, ना कि सघोष। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जो अंतिम प्रश्न हमारा होने वाला है आज का, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है? तो किस क्रमांक में है? उ, ई, प और र। तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि य, र, ल और व हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें से र यहाँ उपस्थित है, तो हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। और आज की क्लास इसी के साथ ही हम खत्म करते हैं।